हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, आप में से ही एक एस्पिरेंट ने मुझे सजेशन दिया था एक बार कि सर आप प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आईएएस पब्लिक पीसीएस के लिए यूपी पीसीएस मेन टारगेट हमने रखा हुआ है या फिर मेन टारगेट करके 2023 का जो एग्जाम आने वाला है आईएएस का भी और यूपी पीसीएस का भी, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको कैसे टैकल किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए मुझे उन्होंने सजेशन दिया था। तो मैंने कोशिश भी की है कि आप लोगों के लिए मैंने एक ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक नई सीरीज स्टार्ट की है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि एक्चुअल में जिसको नीड है वहां तक ही हमारा इनिशिएटिव पहुंच पाए और हम लोग साथ मिलकर 2023 का टारगेट जो हमने किया हुआ है साथ मिलकर प्रिपरेशन करें और अच्छे से एग्जाम प्रीलिम्स हम क्वालिफाई करें। बहुत ही जल्दी हम इसमें फिर मेंस भी और आईएएस के लिए भी हम एक ऐसा ही इनिशिएटिव जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डेली क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। 25-30 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व किया करेंगे। आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि मेन टारगेट यूपी पीसीएस को लेकर लिया गया है और मैंने 2021 के जो अभी लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसके मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें उठा के रखे हैं। धीरे धीरे हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते रहेंगे, सीरीज को हम लगातार चलाए रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर कीजिए इसको, ठीक है, और उसमें मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये फर्स्ट लेक्चर। इसमें हमारा जो फर्स्ट ये पेपर हमने लिया है 2021 का पेपर है ये, और पहला क्वेश्चन हम इसमें आज अपना डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पूरा क्वेश्चन आईएएस के बिहाफ पे बना हुआ है, जैसे आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और इसमें इसका रीजन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों सत्य हैं या फिर दोनों सत्य हैं, लेकिन ये कौन सा किसकी व्याख्या नहीं करता है, एक गलत है एक सही है। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा सही है, ठीक है। अगर हम इसको डिस्कस करें, देखिए पहला स्टेटमेंट है कि मुगल साम्राज्य जो है ना मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, पहली स्टेटमेंट। और सेकंड क्या है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती है या निर्भर थी, ठीक है, ये इसका रीजन है। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इसका देखिए डिटेल्ड जो एनालिसिस आता है निकल के कि तोपखाने जो है मुगलों की विशेषता थी। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले बाबर ही था जिसने जो है तोपखाने का यूज भारत में किया था, ठीक है, और टाइम टाइम पर उसने अपने तोपखानों में अपडेट भी किए उसमें, और तोपखाने के लिए बहुत सारे प्रतिष्ठान भी स्थापित किए गए बाबर के द्वारा। और माना ही जाता है कि हुमायूं के पास 750 तोपें थी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या निकल के आता है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। देखिए ऐसे घुमा सकता है ना क्वेश्चन कि तोपखाने मुगलों के पास सैनिक ताकत थी, तोपखाने मुगलों के पास ही थे ज्यादा, तो इसका मतलब हो गया कि सैनिक राज्य सैनिक ताकत मुगलों के पास ज्यादा थी, ठीक है। और यही इसका रीजन निकल के आ रहा है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति जो होती है उसकी सैनिक शक्ति में निर्भर थी। ये मुगल साम्राज्य की बात चल रही, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा पहला ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है जी। इसके बाद जो हम अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन सा द्वीप जो है कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि कौन सा द्वीप जो है कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ग्रेनेडा, मैंटसेरांटे, एंगोइला और मडीरा, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें। देखिए इसका ऑप्शन है सी वाला, ठीक है, मडीरा जो है मेडिटेरियन सी में है। मदीरा द्वीप जो है मेडिटेरियन सी में है, ये जो है उसमें नहीं है, क्या नाम है इसका, कैरेबियन सागर में नहीं है। और कैरेबियन सागर में मॉन्टसेरांट है, एंगोइला है और ग्रेनेडा है। अगर मेडिटेरियन सी के जैसे जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनको याद करने की एक निमोनिक है, एक ट्रिक है, अगर आप जानना चाहें तो बता देता हूं। देखिए जो इसका एशियन पार्ट है, जो इसका मेडिटेरियन सी का, जैसे ये मेडिटेरियन सी हो गया, और इसका जो एशियन पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है एशियन पार्ट की, जो हम निमोनिक ले सकते हैं या शॉर्ट ले सकते हैं, हम सिल्सी ले सकते हैं, सिल्सी, SILCY। अब सिल्सी में सीरिया हो सकता है, इजराइल हो सकता है, लेबनान हो सकता है, सिप्रस हो सकता है, जिससे मेडिटेरियन सी अपनी जो है शेयर करता है इसके आसपास की जो सराउंडिंग कंट्रीज है एशियन पार्ट में। और अगर हम इसका अफ्रीकन पार्ट देखें मेडिटेरियन सी का, इधर वाला ये अफ्रीकन वाला पार्ट है, तो इसको हम निमोनिक वर्ड लिख सकते हैं मेटल। मेटल मींस जो आसपास के कंट्रीज हैं, मोरक्को हो गई, इजिप्ट हो गई, ट्यूनीशिया हो गई, अल्जीरिया हो गई, लीबिया हो गई, ठीक है।
और इसके अलावा जो यूरोपियन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका मेडिटेरियन सी का, इसमें हम निम्नलिखित वर्ड ले सकते हैं, बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस। बॉस की सस्ती मोमो इन ग्रीस एंड फ्रांस, यानी कि बोस्निया हो गया, स्पेन, अल्बानिया, स्लोवेनिया, टर्की, इटली और मोरक्को, ग्रीस, फ्रांस और क्रोएटिया। ठीक है, ये इसमें हो गया है। और कुछ बचा है तो बाकी देखिए, चलो न्यूमेरिक वर्ड तो मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस कराता रहूंगा, मैं पूरा उसका डिटेल दे दूंगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? कौन जारी करता है भैया? इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े जारी करेगा वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा। ठीक है जी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? कौन है भैया पदेन अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। सीधे सीधे जो ये डिजास्टर से संबंधित मामले आते हैं उसमें प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है? ये देखिए 21-22 का क्वेश्चन है, ये वैसे तो बजट का है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि यूपी के जो 21-22 का बजट है वो किस योजना के अंतर्गत जो टैबलेट देने की घोषणा की गई थी, किस योजना के अंतर्गत की गई थी भैया? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वह राज्य में जो है छात्रों और कुशल श्रमिकों के बीच टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेगी। ठीक है जी। सिक्स क्वेश्चन है, कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कौन सा नहीं है? मेरे ख्याल से लातविया नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हम। हाँ जी, लातविया नहीं है, इसमें कैमरून है, घाना है और आइवरी कोस्ट। ठीक है, कोको का प्रमुख उत्पादक देश लातविया नहीं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, 2 सेकंड का मैं आंसर देता हूं। इसमें मेरे ख्याल से हो सकता है 267, आर्टिकल 267। बाकी देख लेते हैं हम क्या है। हाँ जी, 267 सातवें का सी। आर्टिकल 267 जो है ना, ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है। और 266 के अंतर्गत आते हैं, एक तो आता है भारत की संचित निधि और भारत का लोक खाता, ये आर्टिकल 266 में आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 है, इसकी थीम क्या थी? ये थीम क्या, जो अब तो निकल गया, ये इसकी थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, अब आता है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? किसने किया था भैया? इसका आंसर जो मिलेगा हमें वो मिलेगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, जो नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदला था, किसने बदला था? आईआईटी बॉम्बे ने बदला था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है? 10वें का सी। देखिए पछुआ जेट धाराएं चलती हैं, ठंडी में ही चलती हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है। और क्या होता है कि पश्चिम से जो कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, यहाँ से जो है हवाएं उठती हैं, और हवाएं उठ के ये पूर्व की ओर भागती हैं। ठीक है, जिसे हम पश्चिमी जेट धारा कहते हैं, पछुआ जेट धाराएं कहती हैं। ये भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी होती है। यह पंजाब और हरियाणा में गेहूं की फसल के लिए अच्छा है। ठीक है, ये इसमें पश्चिमी विक्षोभ है, पछुआ जेट धारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, किससे होता है भैया? ताप विद्युत संयंत्र से होता है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ जी, ताप विद्युत संयंत्र से होता है फ्लाई ऐश। ठीक है, इसके बाद में 3 क्वेश्चन आपको या 4 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में उसका आंसर करेंगे, बाकी अगर नहीं आता है तो उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। एक तो ये वाला है, यूपी जो स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार में धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी, ये वाला। और निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? कौन करता है ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित? ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। ठीक है जी। और 14 और 15 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? 14 और एक 15। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा
किस देश से हैं? ये 4 क्वेश्चन के आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। 12, 13, 14, 15। ठीक है जी। अब इसके बाद 16 वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था ये वाली चीज? हमारे मूल अधिकारों के बारे में किसने कहा था कि एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था ये? देखिए, इसमें बोला गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा। मौलिक अधिकारों पर बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा, आज हम जो घोषणा करते हैं वह हमारे अपने लोगों के प्रति प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौते की प्रकृति है। ये वाली चीज बोली गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी वाला। इसके बाद आता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो गया चेइलोसिस। कौन सा रोग होता है भैया? चेइलोसिस। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी2 की कमी से गले में खराश होती है, होठों के घाव और मुंह में जो है म्यूकोसा की बीमारी होती है, ग्लूसोटिस, ये सारी इत्यादि विकार होते हैं। तो कौन सा होता है? चेइलोसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल मंडी, ये मांडी लिखा है यहाँ पे, मंडी है, भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी। अब मंडी से सीधे हमें याद आ जाता है क्या? हिमाचल प्रदेश। घूमने जाते हैं ना, मनाली मंडी, लेकिन ये वो वाला मंडी नहीं है। इसमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी 4 ऑप्शन है। मेरे ख्याल से इसका आंसर यूपी होना चाहिए। यूपी में ही स्थित है मंडी। देख लेते हैं हम। हाँ, मंडी जो है उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये? उत्तर पूर्व में। और जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा एक प्राचीन खजाने की खोज और लूटपाट के लिए जो है चर्चा में आया, और ऐसा माना जाता है कि ये खजाना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू जो है मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। अब बचा क्या? फाइलेरियासिस और निद्रा रोग। तो निद्रा रोग ही नहीं होगा मच्छर से, बाकी ये भी इससे हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है ना? तो निद्रा रोग नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर है ये। अब आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? डेंसिटी भैया किस राज्य की सबसे कम थी? ठीक है, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व 2011 में सबसे ज्यादा था, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 11,297 के आंकड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम रिकॉर्ड 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है दर्ज किया गया है। ठीक है, बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म जो है भोज्य पदार्थों से होने वाला एक विषैलापन है। क्या है बाटुलिज्म? भोज्य पदार्थों से होने वाला एक विषैलापन। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से 18 कर दिया गया था? कौन से किया गया था भैया, बताओ आप मुझे। 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसमें देखिए भारत के संविधान के 61वें संशोधन, जिसे जो है आधिकारिक तौर पर 61वां अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है, इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो मतदान की आयु थी वो 21 से 18 कर दी थी। ठीक है, इसके बाद फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। स्टेटमेंट 1, 2, बोथ 1 एंड 2 या डी? ठीक है, कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है केवल एक स्टेटमेंट इसमें ठीक है। कौन सी वाली? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। अब थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं इसकी कि रेडियोधर्मिता विकिरण उत्सर्जित करने वाले कुछ प्रकार के पदार्थों और प्रदर्शित गुण उप परमाणु कणों का स्वचालित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम संक्षेप में इसे देखें तो अलग अलग परमाणु नाभिक का ये गुण है, या बेहतर या विशिष्ट या विशेष परमाणु नाभिक का एक गुण है ये। और हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह परमाणु संयंत्र प्रतिक्रिया का दूसरा नाम है, यानी कि इस पर आधारित नहीं होता। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, 24 अगर हम देखें तो एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित जो इकाई है, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन डी, यानी कि एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है सिंगरौली वाली। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये होगी यूपी के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में। कहां पर है ये? यूपी के सोनभद्र जिले के शक्तिनगर में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? वायुमंडल में जो प्रकाश के प्रसार कारण है धूल कण, यानी कि वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण है ना, वो धूल के कणों के कारण होता है।
और प्रसार किसी भी चीज का जो है शुद्ध उतार चढ़ाव है। प्रसार का मतलब है किसी भी चीज का शुद्ध और उतार चढ़ाव, ठीक है। इसके बाद जो 26 क्वेश्चन है हमारा, कि कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सरकारी आयोग। सीधे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सरकारी आयोग, कुछ नहीं देखना, ठीक है जी। समिति, सिफारिश, अंतर्राज्यीय परिषद, सरकारी आयोग। अब आता है विटामिन के बारे में क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? तो कौन सा नहीं है भैया? विटामिन सी से विटामिन सी में नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, B6 धान का चोकर, ए संतरा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए, क्योंकि देखिए संतरा फाइबर जो है विटामिन सी, थायमिन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट का एक स्वस्थ स्रोत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए जो है मैच नहीं करता। इसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताइए पहले किस राज्य में है, उसके बताइए स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में? कमेंट में बताएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ठीक है। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस जो है राजस्थान में है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ शूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। गुजरात, उसके बाद जो क्या कहते हैं, आप वो मत देखना भैया, मैंने जो पूछा था क्वेश्चन उसका आंसर, लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं जब आ गया तो। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची स्टेट ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और अयोध्या में आने वाली भगवान राम की प्रतिमा के बाद अब देश में एक और ऊंची प्रतिमा है। ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री वाणी योजना संबंधित है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। प्रधानमंत्री वाणी योजना जो पब्लिक प्लेस है वहां पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के ढांचे के तहत सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए डीओटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी, यानी दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और आज का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो गया पर्यावरण, इको से संबंधित, इकोनॉमिक या एनवायरनमेंट, इको, इकोलॉजी, इको मार्क ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, सीधे सीधे। इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो ये हमने आज अपने 20-30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसमें हम अपडेट करते रहेंगे और आप लोग प्लीज लेक्चर को शेयर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे आज मेरा एक लेक्चर, मतलब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, मैं सोच रहा था कि आज लेक्चर बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन तुरंत ही एक कमेंट आया एक एस्पिरेंट का कि थैंक यू सर, आप प्लीज सीरीज मत रोकिएगा। तो वो उसने मुझे जो है, जो मेरी तबीयत खराब भी थी, उसमें मुझे एक एनर्जी दी, एक बूस्ट दिया कि मैंने तुरंत उठ करके लेक्चर रिकॉर्ड किया, लेक्चर बनाया। आप जाके देख सकते हैं, हमने विजन की मैगजीन अच्छे से कवर कर रखी है, अगस्त की मैगजीन कवर कर रखी है, सितंबर हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अक्टूबर की मैगजीन स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में सारा मटेरियल हम कवर करते हैं, डिटेल मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल हम कवर कर रहे हैं। और अगले एग्जाम तक 2023 का जो यूपी का पीसीएस आ रहा है या यूपीएससी आ रहा है, आईएएस वाला एग्जाम, इन दोनों को कवर करके चलेंगे हम, अच्छे से सब कवर करके चलेंगे। और धीरे धीरे मेंस के लिए भी हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग डेली मैं क्वेश्चन दिया करूंगा, आप उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम ज्वाइन कर लेंगे, उसमें धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कर लेंगे, है ना। सो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।